हेलो, नमस्कार। मेरे साथ रोज़लीन खान है। शी इज़ कैंसर सर्वाइवर, कैंसर वॉरियर। तो उनसे हम बात करते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जब उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ तब से लेकर 2022 से लेकर 26 तक उन्होंने क्या-क्या फेस किया है, कैसी उनकी ये जर्नी रही है। वेलकम लाइव हिंदुस्तान में। Thank you so much. Basically, I have been working as an actor और मेरी एक फ़िल्म भी आई है जो जियो सिनेमा पर है अभी तक। मेरा फर्स्ट ब्रेक मुझे मिला था अ, इरोज़ नाउ के साथ और उसके बाद मुझे कुछ काम इतना ख़ास मिला नहीं। बट आई हैव बीन वर्किंग एज़ अ मॉडल, एज़ एन इन्फ्लुएंसर दीज़ डेज़ और मुझे कैंसर आया 2022 में और वो उसके बाद मूवी जो थी वो कब आई थी? वो 2014 में रिलीज़ हुई थी और इनफैक्ट बनी थी और रिलीज़ काफ़ी लेट हुई है। बट आप अभी भी उस फ़िल्म को देख सकते हैं। वो थी संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी के साथ। इट वाज़ अ कॉमेडी फ़िल्म और उस वक़्त मैं बहुत बोल सकते हैं कि कम मैच्योर एक्टर थी और उस वक़्त मुझे चांस मिला था बट अनफॉर्च्युनेटली अभी इस वक़्त मुझे कोई ऐसा बड़ा ब्रेक नहीं मिला है और क्योंकि अब मैं कैंसर से गुज़र के काफ़ी नॉर्मल हो चुकी हूँ, तो मैं अब ओटीटी फ़िल्म या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर काम करना चाहूँगी और उसके लिए मैं ऑडिशंस कर रही हूँ आजकल। सो मैम अभी जो आप ऑडिशंस दे रही हैं तो कभी सामने से रिजेक्शन की रीज़न ये मिलता है कि आप कैंसर सर्वाइवर हैं या आप उतना डेडिकेटेड ही वर्क आवर्स उतने नहीं दे सकते हैं? अभी बेसिकली क्या होता है कि मेरी जो न्यूज़ आई थी, मेरी कैंसर की न्यूज़, वो काफ़ी जगह चली गई थी। तो लोगों को ऑलरेडी पता है कि मेरे साथ ऐसी अनफॉर्च्यूनेट घटना घटी जिसमें मेरी जो कैंसर की जो कंडीशन है वो ज़रा थोड़ी सीवियर थी। तो ऑडिशन ही उन चीज़ों का आता है जो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है या फिर ज़्यादा दिन का काम नहीं है, तो मैं उसके लिए ऑडिशन कर रही हूँ। डेफ़िनेटली लोगों को ये पता है कि आपने आपने अभी कुछ टाइम पहले देखा था मनीषा कोइराला जी का भी कि अगर बहुत हार्ड वर्क है तो वो नहीं हो पाएगा। अगर 8 टू 8 की शिफ्ट है तो वो मुझसे नहीं हो पाएगी डेफ़िनेटली और हल्के-फुल्के और हँसते-गाते जो आराम से जो रोल हो जाएँगे वो मैं बहुत ईज़िली कर लूँगी। तो ये तो एक वजह है कि काम मिलना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो क्या ये एक रीज़न होता है कि बहुत सारे एक्टर्स अपने कैंसर डिटेक्ट होने के जो न्यूज़ है उसको नहीं बताते हैं? जैसे इरफ़ान खान, उनका हमको बहुत बाद में पता चला। इरफ़ान खान सर के साथ में मैंने एज़ एन असिस्टेंट जब उनकी फ़िल्म चल रही थी, राइट या रॉन्ग तब मैंने असिस्ट किया था उस सेट पर और वो मेरी एक तरह से मेंटर रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है और एक्टिंग सीखने के लिए सबसे पहले प्रेरणा जो मुझे मिली थी वो इरफ़ान खान सर से मिली थी और बाद में मुझे काफ़ी टाइम के बाद पता चला कि इरफ़ान जी को भी कैंसर आया था और वो अपना इलाज लंदन में करवा रहे थे, लेकिन शायद उन्होंने लोगों को बताया नहीं था। तो ये वजह हो सकती है कि एक अच्छा एक्टर जिसे पता है कि वो अच्छे काम कर रहा है, बड़े रोल कर रहा है, तो ऐसे लोग भी इन चीज़ों को छुपा लेते थे और वजह यही रही है कि सबको पता होता है कि शायद काम नहीं मिलेगा। तो ये जर्नी बहुत मुश्किल रही होगी आपके लिए 2022 से जब डिटेक्ट हुआ था तब से लेकर अभी तक क्योंकि आप तब मतलब होता है ना कि हमको बहुत ज़्यादा हमारे ड्रीम्स बड़े होते हैं। हमको लगता है कि यार हम तो फुल्ली डेडिकेटेड ही पूरा दिन काम कर सकते हैं, बस हमें बहुत अच्छा काम मिल जाए एंड देन सडनली एक ब्रेक लग जाता है। यस, लाइफ का बहुत बड़ा शॉक लगा था या लाइफ का बहुत सदमा लगा था क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी जगह शॉर्टलिस्टेड हो गई थी। एक वेब सीरीज़ भी आई थी और इनफैक्ट मेरी सर्जरी हुई और 2-3 कीमो के बाद मेरे बाल चले गए। तो एक बहुत ही क्लोज़ कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम इसे कर लो और हम विग से काम चला लेंगे। लेकिन उस वक़्त ना मेरे फेस पे बहुत स्वेलिंग होती थी और मेरी 17 कीमो हुई हैं टोटल और 3 या 4 कीमोथेरेपी हुई थी। तो मेरे लिए कीमोथेरेपी के साथ शूटिंग करना बहुत मुश्किल था। तो
अनफॉर्चुनेटली मेरा वो प्रोजेक्ट ही मेरे हाथ से चला गया। तो ये चीज़ें तो हुई हैं मेरे साथ, मैंने बहुत काम लूज़ किया है। बट फॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली मुझे लगा कि कुछ और किया जाए, तो मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग एज़ एन इन्फ्लुएंसर, क्योंकि मेरे पेज की रीच बहुत अच्छी है, तो मैंने ब्रांड्स के साथ काम करना शुरू किया। इनफैक्ट नेशनल, इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया, उनकी रील्स बनाई और अपने पेज पर पोस्ट की। इनफैक्ट मैं कैंसर पर भी रील्स बनाती हूँ, और कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कुछ एनजीओज़ हैं जो मुझे पेड कॉलअप भी देते हैं, तो मैं उनके साथ काम करती रही, क्योंकि बहुत खर्चा होता है। आपको ऐसे बाहर से देख के लगता है कि कैंसर है तो मतलब 2-4 महीने, 6 महीने, तो 2.5 साल मेरा इलाज चला, और मेरी एक-एक कीमोथेरेपी 4 साढ़े 4 लाख रुपए की हो रही थी। सर्जरी भी ऑलमोस्ट 10-15 लैक्स की गई थी। तो मुझे अपने आप को किसी तरह अपनी मेंटली अपने आप को रखना था कि मैं काम कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने एज़ इन्फ्लुएंसर काम किया, और कुछ ना कुछ करती रही। फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा, मेंटली स्ट्रॉन्ग रखा, और स्लोली फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग हो गई। इस पूरी जर्नी में आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स ने कितना सपोर्ट किया या फिर जिनसे उम्मीद आपको सपोर्ट की थी, वो लोग आपसे दूर हो गए, ऐसा कुछ? कुछ फ़िल्म इंडस्ट्री के अच्छे बड़े एक्टर दोस्त हैं जो गायब हो गए, और सबको ये लगा था कि अब तो ये गई। क्योंकि अचानक से मुझे पता चला कि स्टेज 4 कैंसर डिटेक्ट हुआ, और इनफैक्ट मुझे काफ़ी दिनों से कमज़ोरी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं उसे अवॉइड कर रही थी। होता है ना कि हम इंडस्ट्री में आते हैं तो हमें लगता है कि काम नहीं मिल रहा है तो डिप्रेशन आ गया है, लो फ़ील कर रही हूँ क्योंकि काम नहीं है। मगर वो लो फ़ील करना काम नहीं होने की वज़ह से नहीं था, बल्कि डिज़ीज़ जो मेरी बॉडी में अंदर ही अंदर चुपके से पल रही थी। तो जैसे ही ये चीज़ें मुझे पता चली, तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला, बिकॉज़ मैं भी डर गई थी। मुझे लगा था कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। तो एटलीस्ट सबको पता चलना चाहिए कि अब मैं जा रही हूँ दुनिया छोड़ के। ये मेरी सोच थी उस वक़्त। तो जैसे ही मैंने पोस्ट किया तो न्यूज़ काफ़ी जगह गई, और जो मेरी दोस्त थी फ़िल्म इंडस्ट्री से, उन सबको लगा कि स्टेज 4 है, तो डेफ़िनेटली ज़िंदा नहीं बचेगी। तो सब गायब हो गए। सिर्फ़ घरवाले थे और कुछ 1-2 ख़ास दोस्त थे जो आज भी हैं, और जो मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, हफ़्ते में 1 आध बार मिलते हैं, और ये देखते हैं कि क्या मैं ठीक हूँ, मेरा ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है। तो कैंसर ने मुझे अच्छे लोगों के साथ रखा, और मतलबी और जो वो झूठे दोस्त होते हैं वो अपने आप ही भाग गए। बट ऐसा होना चाहिए ना कि कोई बीमार है या किसी को बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है या कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी का उनको पता चला है, वो आप खुद ही उस समय आपने बताया कि आप लो थी, आपको लग रहा था कि आप नहीं सर्वाइव कर पाएँगी। तो उस टाइम में तुमको आके हेल्प करना चाहिए ना, आके आपके साथ समय बिताना चाहिए। नहीं, फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत अजीब-सी है। यहाँ पर जो लोग रोज़ दिखते हैं, जो रोज़ काम करते हैं, सिर्फ़ वो लोग आपस में दोस्ती करते हैं, और अगर आपको लगता है कि एक इंसान जो शायद अब काम नहीं कर सकेगा, तो उससे बात करने का क्या फ़ायदा? तो इंडस्ट्री बाहर से दिखने में बड़ी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि सब गुडी-गुडी, सब अच्छे और बहुत ही अच्छे नेचर के, तो वो सिर्फ़ कैमरे पे दिखने के लिए होता है। पीछे से जैसे ही लोगों को पता चलता है, गॉसिपिंग होना शुरू हो जाती है कि यार इससे बात करके फ़ायदा क्या है? ना तो अभी काम करेगी, और ना ये बाहर नज़र आएगी, ना ये मीडिया में दिखेगी, तो ऐसे में बात करने का मतलब भी क्या है? तो यहाँ पर मतलब की दोस्तियाँ हैं, और बड़े मतलब के लोग हैं, जो बाहर से बड़े अच्छे लगते हैं। तो वो तुमने सुना ही है ना कि जी। दिखावे की दुनिया है, तो ये फ़िल्म इंडस्ट्री तो है ही दिखावे की, और यहाँ तो ऐसे ही होता है। लोग मदद भी उनकी करते हैं जो ऑलरेडी नोन है, जो न्यूज़ में बोलेंगे, जो न्यूज़ में बताएँगे। जैसे आपने देखा होगा राखी सावंत की माँ को जब कैंसर आया था, तो सलमान खान ने पूरी-पूरी मदद की थी, फाइनेंशियल मदद की थी, और उनके साथ लगे रहे थे। रिसेंटली अभी हिना खान को कैंसर आया, तो उसे बिग बॉस में भी बुलाया गया। तो जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा कैंसर, जितना छोटा आर्टिस्ट उतना छोटा कैंसर हो जाता है। इनफैक्ट कुछ लोग तो जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो तो छुपा लेते हैं अपनी चीज़ों को। ऋषि कपूर जी ने छुपाया,
और संजय दत्त ने भी छुपाया, जब टोटल रिकवर कर गए उसके बाद में उन्होंने बताया कि उनको कैंसर हुआ था और आज वो काम कर रहे हैं। तो हम जैसों के लिए काम नहीं है, क्योंकि हम उस लेवल पर नहीं थे। और वही जो कैंसर सर्वाइव कर लेते हैं वो आज इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, तो उन्हें दोबारा काम मिल जाता है। तो ये फ़र्क है। तो जब आपको फर्स्ट टाइम आपने बोला कि आपको वीकनेस फ़ील हो रही थी, आपको लो फ़ील हो रहा था, तो आप मतलब ऐसा कौन-सा पॉइंट आया था जब आपको लगा कि मुझे अब चेकअप करवाना चाहिए? मेरा हेयर फॉल काफ़ी समय से था, तो गर्ल्स का तो हेयर फॉल होता ही है, तो हम उसको ध्यान नहीं देते। और मुझे जब बैक में पेन आया, इनफैक्ट मेरा लेफ्ट हैंड थोड़ा-सा नम लगता था, मतलब थोड़ा वीक हो गया था, क्योंकि मुझे लेफ्ट ब्रेस्ट में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और लेफ्ट अंडर आर्म्स के नीचे जो हमारी छोटी-छोटी सी वेन्स होती हैं, जिन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, तो वो ब्लॉक हो गई। क्योंकि लिम्फ नोड ही हमारी बॉडी के जितने भी इन्फेक्शन हैं या हर चीज़ को वो स्टॉप करती है। तो जब अगर कैंसर आपकी बॉडी में आता है, तो सबसे पहले पास की जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो रिएक्ट करती हैं। तो जैसे ही ये लिम्फ नोड ने रिएक्ट किया और लेफ्ट हैंड थोड़ा वीक हुआ, और उसके बाद मेरी बैक में पेन स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगा कि ये शायद मैं जिम्नास्टिक करती थी तो उसकी वजह से हुआ होगा। तो मैं डॉक्टर के पास गई, जब काफ़ी मेडिसिन चली, पेन किलर चली और कुछ भी ठीक नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि काफ़ी टाइम से मेरे ब्रेस्ट में एक लंप है, तो चलो उसको चेक कराते हैं। और लास्ट में मतलब जो मैंने टेस्ट करवाया था उसके 3 महीनों के बीच मेरा 10 किलो वज़न अचानक से रिड्यूस हुआ था। तो इनफैक्ट मैं डॉक्टर के पास भी गई, मैंने उनसे बताया, तो ही सेड कि ना तुम लोग जो ये एक्टर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डाइट करते हैं, फिर वो एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कभी-कभी बॉडी बहुत लेट रिएक्ट करती है और अचानक से वेट रिड्यूस हो जाता है। तो मैंने उनकी बात भी मान ली, कुछ मल्टीविटामिन्स भी लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि ये जो एक छोटी-सी ये लम्प है मेरे ब्रेस्ट में, इसको चेक करते हैं। तो जब चेक किया, तो ब्रेस्ट का लम्प बहुत छोटा था, लेकिन लिम्फ नोड में ऑलरेडी जा चुका था और लिम्फ नोड से स्पाइन में भी चला गया था। तो ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा-सा, बहुत बड़ी-सी कोई गाँठ आई थी। आई छोटी थी मगर स्प्रेड हो गई। सो दैट वाज़ द रीज़न, डॉक्टर सेड कि तुम्हारा बहुत फ़ास्ट स्प्रेड हो रहा है। तो दे डिड माय आर एमआरएम कहते हैं हम उसे, मास्टेक्टमी। दे रिमूव कंप्लीट ब्रेस्ट और उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो इस तरह से ये मेरी जर्नी गई। और इनफैक्ट जो सोचा था, जो कि ये इतनी आसानी से शायद ये सर्जरी हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं था। जैसे-जैसे आगे के टेस्ट होते गए तो पता चलता गया कि स्टेज 2 मुझे बताया गया था जब हमने शुरू में चेक किया था। और आई थिंक 2-3 हफ्ते के बाद जब हमने कंप्लीट टेस्ट किया तो पता चला कि मैं स्टेज 4 पर हूँ। मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि स्टेज 4 का मतलब ये नहीं होता कि आप मरने वाले हैं। उसके लिए टर्मिनल स्टेज होता है, और मैं स्टेज 4 पर थी, टर्मिनल स्टेज पर नहीं थी। तो मुझे ज़िंदा रखने के काफ़ी चांसेस थे। और अगर आप ये सोचते हैं कि कैंसर का इलाज नहीं होता है, तो ये एक चीज़ है जो मैं सबके सामने बताना चाहूँगी कि गरीब आदमी कैंसर का इलाज करवा नहीं पाता है, इसलिए डेथ हो जाती है। और कई बार बड़े-बड़े अस्पतालों में बेसिक इलाज किया जाता है, तो इस वजह से हम कैंसर पेशेंट को बचा नहीं पाते। जबकि हमारे देश में आज एडवांस मेडिसिन्स आ चुकी हैं, जो बहुत अच्छी तरह से आपके कैंसर पर काम करती हैं। आपने सुना होगा कि सोनाली बेंद्रे को जब स्टेज 4 का कैंसर आया था, तो वो इंडिया के बाहर चली गई थी। तो जब मुझे डिटेक्ट हुआ तो मैंने भी ये सोचा था कि मैं इंडिया के बाहर जाकर इलाज करवा लूँगी। लेकिन फिर जब मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे उन्होंने बताया कि जो इंजेक्शंस फ़ॉरेन में अवेलेबल हैं, वो हम इंडिया में भी हमारे पास अवेलेबल हैं और हम उसे अवेलेबल करवा सकते हैं। तो यू डोंट नीड टू ट्रैवल ऑल अलोन, यू कैन बी विथ योर फैमिली, और तुम यहीं रहकर अपना इलाज करवा सकते हो। सो दिस इज़ हाउ इट इज़।
और बेचारा गरीब आदमी मरता है। जिन जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं। बट मैम, ऋषि कपूर भी तो हमने उनको भी खोया कैंसर से, हमने हाँ। इरफान खान को भी खोया। तो मेरा जो कैंसर जो नॉर्मली ज़्यादा जो कैंसर होते हैं तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर को वन ऑफ द सेफेस्ट कैंसर कहा जाता है, अनलेस एंड अनटिल वो स्प्रेड हो जाए, क्योंकि ये आपका एक एक सेपरेट ऑर्गन ऑर्गन होता है जिसे आप वहीं से काट के निकाल देते हैं। अगर आपको स्टमक में कैंसर होता है जो इरफान सर को हुआ था, तो स्टमक कैंसर मोस्टली ट्रीटेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन इतनी बड़ी होती है कि आप उसको ना तो काट के निकाल सकते हो और उसके स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह जो ब्लड कैंसर होता है जो ऋषि कपूर जी को डिटेक्ट हुआ, तो ब्लड कैंसर में भी अगर आपकी एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी एज क्या है और आप पर कितना अग्रेसिव ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो क्योंकि मैं बहुत हेल्दी थी, ना मुझे कभी ब्लड प्रेशर, ना कभी डायबिटीज़, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी बॉडी में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी। तो मुझ पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट किया गया, जो ऑप्शन डॉक्टर के पास अवेलेबल थी। तो कई बार अगर एज ज़्यादा है, तो आप अग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं कर पाते और आप स्लोली उस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर पाते हो। जबकि मेरे केस में ऐसा हुआ कि डिज़ीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने डिज़ीज़ को टारगेट करके सीधा उसे किल करने की कोशिश की। हालाँकि इसकी वजह से मैंने काफ़ी बॉडी डैमेज हुई मेरी। इनफैक्ट जो मेरा एग्रेसिव ट्रीटमेंट था, वो 1 डेढ़ साल और चलना था, मगर डीएनए डिफेक्ट आ गया उस बीच, तो बीच में मेरा इलाज रोकना पड़ा। डीएनए डिफेक्ट मतलब मुझे, जब आप कीमोथेरेपी देते हो तो पूरी बॉडी में वो काम करती है। अच्छे सेल्स पर, बुरे सेल्स पर और सारे सेल्स पर काम करती है। तो उसी बीच मुझे जो डीएनए डिफेक्ट पता चला, क्योंकि मुझे ब्रेस्ट कैंसर का सब कुछ इलाज चल रहा है, उस बीच मुझे खून की उल्टियाँ होने लगीं। तो डॉक्टर ने ये चेक किया कि ब्लड इतनी ईज़िली फ्लो क्यों हो रहा है। कहीं भी चोट लगती थी तो वहाँ पर ब्रूज़िंग हो जाती थी अचानक से। तो जब वो टेस्ट किया गया तो पता चला कि प्लेटलेट जो है वो फंक्शन करना छोड़ चुके हैं। तो अगर अगर मेरी बॉडी में प्लेटलेट काम नहीं कर रहे हैं और उस बीच कीमोथेरेपी दी जा रही है, तो प्लेटलेट बिल्कुल काम नहीं करेंगे और ऐसे में इंटरनल ब्लीडिंग होती और किसी को पता नहीं चलता। वो हो सकता है कि ब्लीडिंग ब्रेन में हो जाए या इंटेस्टाइन में हो जाए, तो वो पता करने में बहुत टाइम लग जाता और जान जा सकती थी। तो इस सिचुएशन में इसे टेम्पररी सोचकर उन्होंने बंद किया कि शायद ये डीएनए डिफेक्ट शायद रिवर्स हो जाएगा, बट वो हुआ नहीं और मेरा इलाज बीच में रोकना पड़ा। तो मैम, जब आप खुद इस पूरे जर्नी से गुजरी हैं, आप कैंसर पेशेंट्स के लिए भी काम करती हैं, उनके साथ मिलके काम करती हैं, तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रेज होता है इस वक्त कि अभी अवेयरनेस आई है क्योंकि हर कोई बताता है कि हमें कैंसर हो गया है या इसका इलाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर किसी को एक ही क्वेश्चन है कि हम अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या करें? तो आप ऐसा कुछ बता सकते हैं? अर्ली डिटेक्शन के लिए, अगर आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो आपका दिमाग पूरी दुनिया में जाएगा। आपको लगेगा कि शायद इस वजह से मुझे लो फील हो रहा है, शायद इस वजह से मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है। तो मैं सबसे पहले ये सबको बोलना चाहूँगी कि अगर बॉडी में कहीं गाँठ आती है, किसी भी तरह का लम्प आता है और जो पेनलेस है, क्योंकि अगर पेन हो रहा है कि बॉडी में कोई गाँठ हो गई, अगर पेन हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास जाएँगे ही, तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई पेनलेस चीज़ है आपकी बॉडी में और वो अनयूजुअल तरह से बढ़ रही है, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए। और ये तो वो वाला हुआ कि अगर आपके मांस में बॉडी में कहीं ऐसी जगह पर आया है जो मांस है, तो वो बढ़ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी ब्लड में कैंसर है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो ब्रेस्ट कैंसर झेला है। और अगर बोन में कहीं आपको कैंसर आता है जैसा मुझे आया, तो जब मुझे बैक में कैंसर डिटेक्ट हुआ तो मुझे एक बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा था कि ये जो बोन है, जो मेरी बैक में बोन थी, वो बर्न कर रही है, उसमें एक एक जलन हो रही है कुछ, जो कभी जाती नहीं है, उठते बैठते सोते चाहे मैं उसकी दवा खा लूँ तो वो कंटिन्यू वो बोन मुझे पेन कर रही थी।
तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखिए। और बिना वजह के अगर आपका वेट रिड्यूस होता है तो आप उसका ध्यान रखिए। बिना वजह के आपकी हार्ट बीट्स अगर हाई होती हैं, ऐसे ही बैठे हुए अचानक से आपकी हार्ट बीट हाई हो रही, तो डेफ़िनेटली कई बार ये एंग्ज़ायटी के सिम्पटम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी हो और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। कई बार हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो ये स्ट्रेस की वजह से भी होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है और कैंसर की वजह से भी हो सकता है। बट इसको बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट करते हैं ना, क्योंकि हेयर फॉल होना तो हम ये बोलते हैं कि अभी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स आ गए हैं या फिर वाटर बहुत हार्ड है, इसकी वजह से हेयर फॉल तो हो रहा है। आपको 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि मेरी बॉडी, हम सब अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कोई अनयूजुअल चेंजेस आ गई हैं और अचानक से वो रिपीटेड आ रही हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और यही वजह है कि हम बोलते हैं कि इंडिया में ख़ासकर कैंसर उस वक़्त डिटेक्ट होता है जब हम ऑलरेडी एडवांस स्टेज पर चले जाते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। छोटे-छोटे सिम्पटम्स को अवॉइड मत कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पैनिक हो जाइए कि सर दर्द हुआ तो शायद कैंसर होगा। वो सिर्फ़ मैं सोचती हूँ आजकल। मतलब क्योंकि नॉर्मल इंसान का सर दर्द होता है तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, दवाई खा ली जाए। क्योंकि अब मेरी बॉडी में कैंसर आ चुका है, तो अगर छोटी से छोटी चीज़ होती ना, मैं क्या, मेरे डॉक्टर को भी अगर मैं जाकर डॉक्टर से भी बताती हूँ जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अगर मैं उनसे कहती हूँ कि ये पेन हो रहा है, तो वो तुरंत सबसे पहले मेरी बॉडी में कैंसर ढूँढते हैं। तो ये चीज़ें तो मुझे बहुत पैनिक करती हैं हर दिन। जैसे जिनको नहीं आया है वो तो काफ़ी सेफ़ हैं, जिनको एक बार कैंसर आ जाता है ना, तो वो इस डर से के साथ जीते हैं कि शायद दोबारा भी आ सकता है। टच वुड अभी तक मुझे स्टेज 4 होने के बावजूद कोई रिलैप्स नहीं हुआ है, लेकिन मुझे कंप्लीटली कैंसर फ्री भी नहीं कहा जा सकता है। तो आपको रीज़न पता चला कि आपको क्यों कैंसर हुआ है? अ, ऐसे डॉक्टर और साइंस तो ये कहता है कि ऐसा कोई रीज़न, मेरा जब डीएनए टेस्ट हुआ तो अननोन रीज़न निकल कर आया, और डॉक्टर ने भी मुझसे कहा कि कुछ अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं जो इतनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल होती है, जो डाइट करते हैं और जिम्नास्टिक जाती थी, 2-2 घंटा जिम करती थी, तो ऐसे लोगों में नॉर्मली कैंसर नहीं आता है। मगर मुझे लगता है कि जब आप किसी भी इमोशन को, किसी भी चीज़ को अपनी बॉडी में जमा करके रखते हो, ये मेरा बोलना है कि मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें ये कहते हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप जब बहुत ज़्यादा रोते हो, तो आपके लंग्स पे असर होता है। कई बार डर के मारे आपने कभी सुना होगा ना कि फलाँ इंसान को पुलिस पकड़ के ले गई और उसने अपनी पैंट गीली कर दी। ये सुना होगा। तो हर एक डर का, हर एक इमोशन का एक रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है और वो रिएक्शन हमारी बॉडी याद रखती है। तो अगर कोई चीज़ है आपकी लाइफ में, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप आगे जाना चाह रहे हैं, इमोशंस को दबा रहे हैं, तो ये जो हमारा सिस्टम दिया है बॉडी में, ऊपर वाले ने जो सिस्टम दिया है, वो कहीं न कहीं डैमेज कर रहे हो आप उसको। सो किसी भी स्ट्रेस को ज़्यादा ना लें और योगा करें। अगर बॉडी में किसी भी वजह से दुखी है तो कॉर्टिसोल लेवल आपका हाई हो रहा है। ऐसे में जब आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, आपकी बॉडी पैनिक होती है, तो वो कहीं न कहीं कोई ना कोई असर दिखाती है। सो वी नीड टू हैव अ मेंटली ऑल्सो गुड हेल्थ। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ फिज़िकल हेल्थ पर ध्यान देते हैं, कई बार मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते। तो ये तो हुई आपकी कैंसर वाली जर्नी। एक क्वेश्चन जो आपसे हर इंटरव्यू में पूछा भी जाता होगा और मैं भी चाहूँगी कि वो मेरे भी ऑडियंस को पता चले कि आपने हिना खान पे बहुत ज़्यादा वो बोला है। तो उसका रीज़न हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप सब उसमें काम करती हैं, तो लोगों का कहना है कि आप उनको टारगेट इसलिए करती हैं क्योंकि मतलब आप फॉलोवर्स बढ़ाना चाह रही हैं, या फिर ये सारे इल्ज़ाम आप पे लगाए जाते हैं? ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और जो समझदार और इंटेलिजेंट लोग हैं ना, वो आज देख रहे हैं कि इस औरत ने कैंसर को बेचा, कैंसर का बिज़नेस किया। अगर आप देखोगी तो एक इंसान जो इतने सीवियर कैंसर से गुज़र रहा है, वो हर दिन उठकर अपना एक रील बनाएगा और पोस्ट करेगा, कभी नहीं होता। क्योंकि
लोगों को पता नहीं कि कैंसर क्या चीज़ होती है। अगर ऐसे ही मुझे अपने कैंसर को बेचना होता, तो मैंने खून की उल्टियाँ की हैं। मैंने जो जो स्टेज 4 से मैं गुज़री हूँ और जिस तरह से मेरा ट्रीटमेंट स्टॉप किया गया है, मैं हर दिन एक वीडियो बनाती और पोस्ट करती। जब आपको इस तरह का सीवियर लेवल का कैंसर आता है, तो आप दिन-रात सिर्फ़ ये सोच रहे होते हो कि मुझे कैसे ठीक होना है? क्या मैं मर जाऊँगी? और इनफैक्ट मैंने 6 महीने तक अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया था। तो जब हिना को कैंसर आया तो आई वाज़ वेरी सॉरी फॉर हर। मुझे लगा कि बेचारी को कैंसर आ गया क्योंकि मैं गुज़र रही हूँ उससे। और जब धीरे-धीरे वो नौटंकी बढ़ती गई। अब आप देखो ना बड़े से बड़े आर्टिस्ट को कैंसर आता है, रोज़ तो वो वीडियो नहीं डालता। ये मैडम लग गई काम पर, सुबह उठती हैं, आज मैंने ये खाया, आज मेरा सर दर्द हुआ, आज मेरे नेल्स ऐसे हुए, आज मेरे बाल गए, आज मैंने अपना बाल शेव किया। बहन तू सब कुछ बता रही है। तू ये क्यों नहीं बताती कि तूने डबल मास्टेक्टमी करके अपने दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवा दिए? तू हर चीज़ की अवेयरनेस फैला रही है, तो ये सच बता। अगर तुमको कैंसर के बारे में बात करनी है, तो तुम खुल के बात करो। तुम सिर्फ़ अच्छा-अच्छा, गुडी-गुडी और अच्छी चीज़ें फ़ेयरी टेल की तरह प्रेज़ेंट कर रहे हो, वो नहीं होता। आज इस देश में कितनी ऐसी महिलाएँ हैं, जिनको मैं मिली हूँ, जिनको अपने दोनों ब्रेस्ट निकलवाने पड़े और वो उस पर रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवा पाईं। और वो अपने घर जब दोबारा लौट कर जाती हैं, अपने सामने ऐसे दुपट्टा पहनकर घूमती हैं। तो एक औरत का जो कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि औरत का शरीर एक एक अलग तरह का दिखता है। ऐसे में अगर एक औरत के दोनों ब्रेस्ट चले जाते हैं, वो फ्लैट चेस्टेड हो जाती हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारती होगी? जब वो नहाती होगी तो उसे उस चीज़ का एहसास होता होगा, कहीं बाहर जाती होगी तो अपना छुपाती रहती है। वो एक इज़्ज़त की चीज़ होती है कि एक औरत हो के आपके पास ब्रेस्ट नहीं है। तो ऐसे में इतना बड़ा मैसेज तुम दुनिया को दे सकती थी। तुम हिना खान हो तो दुनिया को बता सकती थी कि ये चीज़ से मैं गुज़री और ये चीज़ मेरे साथ हुई। उन्होंने वो सारी चीज़ें छुपा कर रखी क्योंकि ऐसे में वो एक बेचारी बन जाती है। ग्लैमरस इमेज लेकर वो घूम नहीं सकती थी। तो या तो आप कैंसर के बारे में पूरा-पूरा सच बताओ या फिर आप कैंसर के बारे में आधा-आधा सच बता के ब्रांड्स करना, शो करना और रोज़ मीडिया में अपने आप को शेर खान कहलाना, ये करते हो, तो मेरे जैसे इंसान के लिए जिसने कैंसर को बहुत पास से देखा है, उसे पता चलता है कि ये नौटंकी कर रही है। जिसके घर में कैंसर आया है, वो ये समझ सकता है कि हिना ने कैंसर को किस तरह बेचा और पैसे कमाए। बट आप आपने खुद ही पूरी जर्नी कैंसर की भी देखी है, प्लस आपने ये भी देखा है कि एज़ एन एक्टर आपके पास काम नहीं रहा बिकॉज़ ऑफ आपने जो वोकल आप रहे कैंसर की वजह से। तो आपको नहीं लगता कि वो जो गोरी-गोरी चीज़ें दिखा रही हैं या मतलब जो मतलब वो जो भी साइड दिखाना चाह रही हैं इंस्टाग्राम पे, वो इसलिए ही दिखा रही हैं क्योंकि वो काम करते रहना चाहती हैं? आप इंडस्ट्री में जमे हुए हो, आपके सर पे सलमान खान का हाथ है, आप रेडिएशन करवाती हो और दूसरे दिन आप बिग बॉस में इनवाइट हो जाती हो। इससे पता चलता है कि आप इंडस्ट्री के अंदर की उस ग्रुप के का हिस्सा हो जहाँ आपको काम मिलना कभी बंद नहीं होगा। मैं यहाँ सच और झूठ की बात कर रही हूँ। एंजेलिना जोली ने अपनी दोनों ब्रेस्ट निकाल के जो सर्जरी करवाई है, ये सर्जरी इंडिया में भी होती है, आम औरतें भी करवा रही हैं और ये चीज़ को आज हमने बढ़ावा नहीं दिया है। क्योंकि जब आप हिना खान होने के बावजूद इस चीज़ को आप छुपा रही हो, आपको शर्म आ रही है, आप क्या कर सकती थी? आप ये चीज़ को आगे लेकर आती, दुनिया के सामने रखती कि बहन अगर तुम्हें इस तरह की चीज़ें तुम्हारे साथ होती है, तो सामने आओ, दुनिया का सामना करो और उस तरह की सर्जरी करके मैं दोबारा काम पर आ गई। ये होता है एक सही मैसेज पहुँचाना, ना कि आप उस चीज़ को छुपा रही हो और छुप कर बैठ गई हो किसी जगह पे और काम किए जा रही हो। अगर आप सच में एक बोल्ड औरत हो तो सामने आओ और सबसे कहो कि देखो मैंने ये कराया है। जैसे एंजेलिना जोली घूमती है, आज मैं उसको सैल्यूट करती हूँ। वो आज जिस लेवल पर काम कर रही है, काम मिलना कभी बंद नहीं हुआ।
तो यहाँ पर काम उनको मिलता रहता है जो उस ग्रुप के हैं, कैंसर हो ना हो, उन्हीं को काम मिलता है। तो ऐसा नहीं था कि अगर वो अपना सच बताती, एक प्रेरणा देने की एक अलग चीज़ होती है, एक काम करने की अलग चीज़ होती है। मुझे काम करना है तो मैं अपने सच को छुपा लूँ। यार आप ये तो सोचिए ना कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएँ हैं जिनको ये जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारे पुरुष हैं जो ये देखते हैं कि मेरे घर की आज जो औरत को कैंसर हुआ है, मैं उसका ब्रेस्ट अगर सर्जरी करके पूरा-पूरा निकाल दूँगा तो दुनिया देखेगी कि अरे इस औरत का तो एक ब्रेस्ट नहीं है। ये जो शर्मिंदगी आदमी महसूस करते हैं और जाते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर से कहते हैं कि मेरी वाइफ़ की सर्जरी करो लेकिन उसका ब्रेस्ट मत निकालो। ऐसे में क्या होता है, छोटी सी गाँठ निकाल दी, उनको दोबारा रिलैप्स आता है। आपको ये बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं और अगर ऐसे में अगर एक इंसान जो हिना खान है, अगर उसने एक बोल्ड डिसीजन लिया है, अपनी जान बचाने के लिए ये डिसीजन लिया है, तो वो डिसीजन लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि आम इंसानों को ये पता चले कि अगर आपको ज़िंदगी बचाने के लिए अपने दोनों ब्रेस्ट निकाल कर अपनी जान बचानी पड़ती है, तो आपकी जान बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटे-छोटे घरों में ये सर्जरी नहीं होती है, औरतों को मरने दिया जाता है कि तुम मर जाओ। इनफैक्ट ये महिलाएँ जो छोटे शहरों की होती हैं, वो सोचती हैं मेरा ब्रेस्ट अगर चला गया तो मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ देगा, मेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे? इस तरह के केसेस डॉक्टर्स के पास आते हैं और ये केसेस मुझ तक भी पहुँचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि तुमने स्टेज 4 सर्वाइव किया है और ये पेशेंट इस बात को लेकर बहुत दुखी है कि शायद ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो तुम इससे ज़ूम कॉल पे बात करो। और मैं ऐसे कॉल मतलब हफ़्ते में 2-3 कॉल मैं इस तरह के करती हूँ। ये छोटी-मोटी चीज़ मैं समझ के दूसरों के लिए करती हूँ क्योंकि मेरे लिए कोई नहीं था। मुझे मुझसे बात करने के लिए, मॉरल सपोर्ट देने के लिए कोई नहीं था। तो ये काम मैं करती हूँ और मैं कभी इस चीज़ की शोबाज़ी नहीं करती। मैं लोगों से नहीं बताती कि आज मेरे इंस्टाग्राम पे 60-70 से ज़्यादा कैंसर पेशेंट हैं जिनसे मैं रेगुलरली बात करती हूँ। उनसे पूछती हूँ कि तुम्हारी क्या स्टेज है? तुम कहाँ पहुँचे? तुम्हारी क्या हालत है? तो आपने अभी ग्रुप का नाम लिया कि वो एक ग्रुप का हिस्सा है, ये कौन-सा ग्रुप है? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि सलमान खान का हाथ है उन पे? सबको पता है। शेर खान जो बोला है वो सलमान खान ने उसे नाम दिया है शेर खान का। और ये जो इंडस्ट्री चल रही है क्योंकि मैं इंडस्ट्री से हूँ और मैं रोज़ मेरा किसी न किसी एक्टर के साथ मिलना-जुलना होता है, तो मुझे ये पता है कि नेपोटिज़्म तो चलता ही था। यहाँ पर टीवी का एक ग्रुप है, ग्रुपिज़्म भी चलता है और कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की फ़ेवरेट एक्ट्रेसेस होती हैं, उनको काम दिया जाता है। अब आप देख लो ना, शिल्पा शिंदे का भी बीच में हुआ था, तो हिना को क्या ज़रूरत थी उसके पीछे पड़ने की? अगर शिल्पा कुछ बात कहती है बिकॉज़ शी इज़ अ फ्रेंड, तो अगर शिल्पा ये कहती कि मैंने कभी किसी पर ऐसा केस किया था और उस चीज़ को लेके मैं अंदर ही अंदर घुटन हो रही है मुझे, मैं इस चीज़ को बताना चाहती हूँ क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं हो रही थी। उसे इस तरह से टॉर्चर किया गया था कि बॉम्बे में रहना, आपकी पेमेंट अटक जाना, तो एक औरत ही जानती है कि उसे कैसे सर्वाइव किया होगा। तो उस चीज़ को अगर हिना टारगेट करती है, भाई तुम अपने कैंसर पेशेंट हो, अपनी ज़िंदगी जियो, तुम क्यों शिल्पा के पीछे पड़ गई हो? तो हिना को, जहाँ से मैं देखती हूँ, हिना को आज हर नए इश्यू में कुछ बोलना है, हर नए टॉपिक पर कुछ बोलकर न्यूज़ बनानी है। जहाँ पर कोई लेना-देना नहीं है, फटे में टाँग घुसाने की उसकी आदत हो चुकी है। वो शिल्पा के तो पीछे ऐसे पड़ी है जैसे अ, वो बिग बॉस के टाइम से आज तक शिल्पा का पीछा नहीं छोड़ा। आप कैंसर से गुज़रे हो, आपने इतना बुरा टाइम देखा है, लोगों को माफ़ कर दो, दिल बड़ा करो, लोगों को माफ़ करने की आदत करो। अगर तुम्हें लगा भी था कि शिल्पा की वज़ह से कुछ हुआ था, तो तुमने उसे आज तक माफ़ नहीं किया। ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी बड़ी, वो कहते हैं ना, मेरी तरफ ये कहते हैं कि ऊपर वाला अगर आपको कोई दुःख देता है ना, तो वो एक सबक देता है। तो क्या आपने उससे कोई लेसन सीखा? क्या आपने उस बुरे वक़्त में कुछ अच्छा सीख कर आगे बढ़े? या आप उस बुरे वक़्त को लेकर आप भूल गए और आप फिर से वही टैक्टिक्स, वही पॉलिटिक्स, वही गंदी सोच लेकर आगे बढ़ रहे हो? या आप अपने पिछली दुनिया को पीछे छोड़कर एक नई दुनिया में एक नया कदम, एक नई ज़िंदगी, एक नई सोच के साथ आगे बढ़े हो? तो जैसे आज मैं दोबारा, मेरी एक्सटेंडेड लाइफ़ है, तो मैं ऐसे लोगों के साथ मिलती नहीं। मैं
वो जो एक फेक होते हैं ना लोग, जिनके साथ आप पार्टी कर रहे हो बिना बात के, जाके आप चलो प्रोड्यूसर के घर पे पार्टी, मैं नहीं जाती। मैंने वो ज़िंदगी बहुत पीछे छोड़ दी। मैं ऐसे नेगेटिव लोगों से नहीं मिलती। मैं पीछे-पीछे किसी के पॉलिटिक्स नहीं करती। अगर मुझे कुछ बोलना है, क्योंकि मैंने इतना झेला है, मैं ऐसे मुँह पे बोलती हूँ कि हिना तूने ऐसा क्यों किया? मैं पीछे से जाके पीआर को ये नहीं बोलती हूँ कि रोज़लिन की न्यूज़ को स्टॉप कराओ यार, मेरी इमेज खराब हो रही है। मैं पीछे-पीछे से ये नहीं करती। तो मुझ तक ये बात आई थी कि रोज़लिन को स्टॉप करो। उसे ये मत बताने दो कि मेरा कैंसर कहाँ का है, क्योंकि हम दोनों एक ही हॉस्पिटल में थे। रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी थी। तो उसने ये भी कोशिश की कि मैं उसके बारे में कुछ ना बताऊँ, लोगों को ये बात ना पहुँचे, और उसने मेरी पूरी न्यूज़ को वॉश आउट करने की पूरी-पूरी कोशिश की। तो ये मुझ तक पता चला, लेकिन आप तक कभी नहीं आया कि हिना क्या-क्या गेम कर रही थी उस वक़्त। तो ऐसा आया, उनका कभी खुद से कॉल आया आपको? नहीं, उसने कभी खुद से कॉल नहीं किया, लेकिन मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी चेक करके जा रही थी। उसकी जो पीआर है वो मेरी स्टोरी चेक कर रही थी। मेरे पीआर से उसकी पीआर ने बताया कि ये सब स्टॉप कराओ, ये न्यूज़ बंद करा दो, उसकी इमेज खराब हो रही है। इनफैक्ट एक इवेंट में मुझे और उसे दोनों को बुलाया गया था, और हिना ने उस इवेंट में से मुझे निकलवा दिया था। मुझे लास्ट मिनट ऑर्गेनाइज़र का कॉल आया कि हिना का कंफर्म हो गया है और आप प्लीज़ मत आओ, वरना क्या होगा कि वहीं पर मीडिया के सामने कैट फाइट हो जाएगी। और देखो, कहीं न कहीं लोग मुझे बिलीव कर रहे थे। जो लोग फ़िल्म इंडस्ट्री से हो जानते हैं कि मैं इस लेवल का झूठ नहीं बोलूँगी, और अगर ये झूठ होता तो हिना ने कभी तो कहा होता कि नहीं-नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैंने बहुत उस वक़्त थोड़ा इमोशनल ट्रॉमा था, थोड़े हार्मोनल इम्बैलेंसेस थे, तो मैंने हिना की रिपोर्ट भी पोस्ट कर दी थी गुस्से में आके कि ये सब चीज़ों को छुपा रही है और कुछ और बता रही है। तो वो भी ब्लॉक कराया गया, वो भी पोस्ट को तुरंत नीचे मतलब डिलीट करवा दिया गया इंस्टाग्राम से। तो चीज़ें मुझ तक आईं, मुझे पता चला कि अपना पावर पूरा दिखा रही है, और किस तरह से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इंडस्ट्री में, ये जो टीवी इंडस्ट्री है, यहाँ तुम्हें अब काम भी मिलना मुश्किल होगा, या तुम काम ट्राई भी मत करना। तो कुछ चीज़ें मुझ तक आई हैं। ये धमकी आई आपको? ये धमकी नहीं, मुझे काफ़ी सारी धमकियाँ आईं। मुझे मतलब मैंने इनफैक्ट एक पुलिस कंप्लेंट भी करवाई थी। मल्टीपल हिना खान फैन्स और हिना खान यूनिवर्स करके ऐसे-ऐसे बहुत सारे पेजेज़ पे मुझे बहुत गंदी-गंदी गालियाँ आई कि तू ये बंद कर दे वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने पुलिस कंप्लेंट करवाई थी। मुझे काफ़ी धमकियाँ भी आई थी, और वो अननोन फेसेस दिख रहे थे, मगर एक पर्टिकुलर, हर दूसरे दिन आप हिना की एक टॉपिक के बारे में थोड़ी बात करते हो, तो पता चल रहा था मुझे। अब जैसे आपने देखा होगा शिल्पा का हुआ, तो शिल्पा के पीछे अचानक से सारे घूम कर आ गए। सबने शिल्पा को इंडस्ट्री से बाहर दिखाया कि ये तो शिल्पा ने तो बहुत गंदा काम किया है, उसने क्यों सच बोला। तो इसी तरह जब मेरा और हिना का ये जो चला था, उस बीच अंकिता लोखंडे आ गईं। उसने आके एक स्टोरी ट्वीट की कि तुम तो बड़ी चीप हो। तुम कौन होती हो मुझे चीप बोलने वाली, और तुमसे किसने कहा, क्या हिना ने कहा तुम्हें? और फिर राखी सावंत आ गई उस वक़्त कि रोज़िन तू हिना के पीछे क्यों पड़ी है? भाई, मैं हिना के पीछे नहीं पड़ी हूँ। मैं हिना की वो चीज़ बता रही हूँ जो कैंसर से रिलेटेड है, और कैंसर पर मिस इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत गलत बात है। एक तो लोगों को कैंसर के बारे में पता नहीं है, ऊपर से आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, वो भी इस लेवल पर आके कि भैया जैसे ही आपकी सर्जरी होती है, आपकी डबल मास्टेक्टमी होती है, आप 21 दिन में स्कूबा डाइविंग कर सकते हो। दिस इज़ रॉन्ग। अगर उसके ये रील देखने पर कोई 20-21 दिन में अपनी मास्टेक्टमी करवाता है, जिसके यहाँ से लेके पीछे तक टाँके लगे हुए हैं, वो स्विमिंग सूट पहनकर और स्कूबा डाइविंग में जंप करता है, तो शायद वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आपके ऑक्सीजन लेवल आप वो मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ऐसी हरकतें करना, लोगों को ये बताना कि मैं फास्टिंग करके जिम भी कर रही हूँ और मेरी कीमोथेरेपी भी हो रही है। दिस इज़ रॉन्ग। ये आप झूठ फैला रही हो। इम्यूनोथेरेपी आप नहीं करा सकते हो, ना आप कीमो करवा सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप कीमो करते हो, उसके 1 हफ्ते तक तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, कभी फीवर आएगा, कभी लूज़ मोशन होंगे, कभी आपसे को वोमिटिंग हो जाएगी। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि आपने
फास्टिंग की और आपने जिम भी किया और आप उम्रा करने चले गए। आज 4 साल के बाद जब मैं उम्रा करने गई हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि क्या शायद मुझे व्हीलचेयर यूज़ करनी पड़ेगी। मैं ये सोच कर गई थी, मेरे घरवाले भी मेंटली प्रिपेयर थे कि उम्रा करने के लिए 9 साढ़े 9 किलोमीटर आपको वॉक करना पड़ेगा, तो क्या मैं कर पाऊँगी? तो 4 साल के बाद मैंने किया और ये औरत 3-4 महीने का इलाज होता है और ये उम्रा भी करने पहुँच जाती है। तो ये जो चीज़ें दिखाई जा रही थी, ये वैसी थी नहीं। एक अलग पिक्चर प्रेज़ेंट हो रही थी। तो मैं ये चाहती थी कि लोग उसको कॉपी करके अपने आप को रिस्क में ना डालें। क्योंकि कैंसर पेशेंट बहुत ज़्यादा अकेला होता है, उसे कुछ नहीं पता होता, डॉक्टर हाफ द टाइम ये सोचते हैं कि ये तो बेचारी बड़ी डिप्रेस है। तो लोग आपको हेल्प नहीं करते, आपको मॉरल सपोर्ट नहीं मिलती, तो कई बार क्या होता है हम गूगल करते हैं कि भई ये बड़ा एक्टर है, कैसे घूम रहा है, चलो देखते हैं, इसको देख के कॉपी करते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई ये कॉपी करे कि डबल मास्टरकेटमी करके सीधा हम स्कूबा डाइविंग में गए। तो मैं ये चाह रही थी कि ये मिस इन्फॉर्मेशन को जगह पर रोका जाए। लेकिन कुछ लोगों को ये लगा कि भई हिना तो बड़ी फ़ेमस है, रोज़लिन उसको यूज़ करके अपना नाम बना रही है। सॉरी, हिना से ज़्यादा आप मेरा पेज चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि उससे ज़्यादा अच्छे इंटरनेशनल ब्रांड्स मैं कर रही हूँ। उसके पास वो ब्रांड्स नहीं हैं, उसके पास वो ब्रांड्स आते हैं जो मीडिया से रिलेटेड हैं, जो इनकी चमची हैं, जो इनकी ख़ास हैं उनके आते हैं। मेरे पास दुबई के भी ब्रांड्स करती हूँ मैं यूएस, यूके के ब्रांड्स भी करती हूँ, तो लोगों को पता है कि कौन फेक कैंसर दिखाता है, कौन जेन्युइन बातें करता है। आज मैं टाटा हॉस्पिटल के साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं बड़े सारे जो डॉक्टर्स हैं उनके फ़ोन आते हैं, वो मुझे अपनी जगह कहीं पर भी अगर ऐसा अवेयरनेस की जगहें होती हैं, वो मुझे लेकर जाते हैं, मुझे खड़ा करके बोलते हैं कि देखो इसने कैसे इस चीज़ को झेला और वापस लौट कर आई। तो एक चीज़ होती है फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करना और एक चीज़ होती है सोशल वर्क करना, जो मैं आज करती हूँ और मैं उसको किसी को नहीं बताती। इनफैक्ट मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क भी कर लिया। मैंने मास्टर्स की डिग्री ली इसी दौरान। जब मैं ये कैंसर से गुज़र रही थी, तो मैं जानना चाहती थी कि किस लेवल पर हमारे हिंदुस्तान में कैंसर पर काम करने की ज़रूरत है। तो मैं रोज़ काम करती हूँ, कैंसर के लोगों से मिलती हूँ और एनजीओज़ से मिलती हूँ। सरकार क्या कर रही है वो मैं चेक करती हूँ। जहाँ-जहाँ पॉसिबल होता है मैं लोगों से मिलकर अवेयरनेस फैलाती हूँ। मैं ये नहीं करती कि हर दूसरे दिन न्यूज़ चैनल पे गई और जाके बताती कि भाई मैं शेर खान हूँ। ये मेरा काम नहीं है, दिखावे की दुनिया से मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ अब। तो लेकिन जो अभी जो आपने ये कहा कि वो हर मुद्दे पे बोलती है, बट आपको नहीं लगता कि एक्टर्स को बोलना चाहिए हर मुद्दे पर? अगर एक्टर्स को हर मुद्दे पर बोलना चाहिए तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि वो पेट्रोल पर क्यों बात नहीं करती? गैस सिलेंडर पर क्यों बात नहीं करती? वो आज होने वाली महँगाई पर क्यों नहीं बात करती? अगर यू इफ यू हैव अ स्पाइन यू विल टॉक अबाउट गवर्नमेंट। तुम गवर्नमेंट से बोलती हो कि ये फलाँ एक्ट्रेस है जो शिल्पा शिंदे, इसने एक झूठा केस किया था, इसे आप अरेस्ट कर दो। आप ये रिक्वेस्ट किससे कर रही हो? मोदी जी से। आप मोदी जी से ये पूछो कि मोदी जी, आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर यहाँ झगड़े क्यों हो रहे हैं? आज मोदी जी यहाँ पर माइनॉरिटीज़ जो है उनके साथ इतनी तकलीफ़ें क्यों हो रही हैं? आज आप ये क्यों नहीं पूछती कि हमारे देश में इतने रेप क्यों हो रहे हैं? आप सवाल करना चाहती हो तो आप सही सवाल करोगे बिकॉज़ यू डोंट हैव अ स्पाइन टू टॉक अबाउट एक्चुअल जो रीज़न्स हैं उस पर आप बात नहीं करना चाह रही हो। आप बात करना चाह रही हो उस बेचारी एक्ट्रेस पे क्योंकि उसने आपको कहीं हराया था। तो वो हर मुद्दा अगर होता है तो वो हर मुद्दा वही होता है जहाँ वो छप सकती है। वो उस मुद्दे पर बात नहीं करती। आज जैसे मैं बोलती हूँ, मैं आज आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखिए, मैं सरकार से सवाल करती हूँ। मैं पूछती हूँ मोदी जी, आज रेप केसेस इतने क्यों बढ़ गए हैं? मोदी जी, आज आपने पेट्रोल के प्राइस को कैसे नीचे नहीं लेकर आ रहे हैं? ये सब चीज़ें मैं एज़ अ सिटिज़न मैं अपनी सरकार से पूछ सकती हूँ। इस संविधान ने मुझे पूरा हक दिया है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट जाती हूँ, अपना केस खुद लड़ती हूँ। आज मैं एज़ पार्टी इन पर्सन वहाँ अपीयर होती हूँ। तो मुझे पता है ना कि मैं अपनी जगह सही चल रही हूँ। मैं सच के साथ खड़े होने की ताकत रखती हूँ। आप दिखावे की दुनिया से बाहर निकल कर देखिए, आपको पता चलेगा कि इस देश में कितनी गरीबी है। आप कहीं पर बैठ के किसी एक्टर को टारगेट कर रहे हो, वो बहुत
तुच्छ किस्म की चीज़ होती है, बहुत छोटी सोच होती है। अब कैंसर देखने के बाद मौत को देखकर आप लौट कर आते हो और आप इस तरह की गिरी हुई हरकतें करते हो। बट आपको नहीं लगता कि उन्होंने मतलब आपके क्या व्यूज़ हैं शिल्पा शिंदे को लेके? क्योंकि ये तो सही बात है कि अगर आपकी पब्लिक इमेज खराब हो जाए, तो आपके साथ कोई दूसरी एक्ट्रेस काम करने से बचेगी। हुँ। आपके साथ दूसरे डायरेक्टर्स काम करने से बचेंगे हाँ। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। उन्होंने भले उनको सच पता है, उन प्रोड्यूसर को सच पता है, प्रोड्यूसर की वाइफ़ को सच पता है। इनको पता है, बट इंडस्ट्री को सी देखो, अगर शिल्पा ने आज कुछ सालों के बाद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब क्या होता है? एज़ अ साइकोलॉजी अगर आप एक मेंटली आप सोचोगी, एक औरत को अंदर पछतावा हुआ और उस पछतावे को उसने सबके बीच रखा, जबकि वो जानती थी कि उस चीज़ को अपोज़ किया जाएगा और किया गया। आपने देखा कि उसको किसी ने फ़ेवर नहीं किया। नहीं, बट अपोज़ इस बात को नहीं किया गया कि वो आप ओपन हो रही हैं। अपोज़ इस बात को कि किया गया उन्होंने कि गलत एक्शन लिया था। हाँ, कि उन पे हम मतलब उनके फैन्स जो हैं, वो नाराज़ इसलिए थे कि हमने आप पे बिलीव किया था। हाँ। हम उस टाइम पे आपके साथ खड़े थे। तो जो फैन्स हैं उन्होंने ये चीज़ भी सुनी होगी कि जब उसका पेमेंट रुका हुआ था, हाँ। शिल्पा का, और वो बॉम्बे में अकेली औरत थी और आज भी है। वो पेमेंट उसका रुका हुआ है। आज हमारा जो इम्पा है वो क्या काम कर रहा है? आज हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में कोई एक भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जहाँ पर अगर किसी आर्टिस्ट की पेमेंट नहीं दी जाती है, तो वो लोग जाकर प्रोड्यूसर को बोलते हैं कि भई फलाँ इंसान की पेमेंट रिलीज़ करो। आज आपने सत्येंद्र सोनी का मैटर देखा है, अभी लेटेस्ट में हुआ है। उस बेचारे से, ही इज़ अ गुड एक्टर बेचारा। उसके साथ-साथ एक और भी है, श्रीधर दुबे। तो उनके साथ भी 3 एक्टर्स को सेट पर काम कराया गया और उनको रात के 1 बजे उनका रूम भी खाली करवा दिया गया। किस वजह से? पेमेंट भी नहीं दी। आज तुम बताओ कि ये सारी चीज़ें हमारे तक पहुँची, लेकिन क्या उन्हें पेमेंट मिलेगी? बट एफडब्ल्यूआईसी ने उस पे रिएक्ट किया है और उन्होंने रिएक्ट बोला किया है। है, रिएक्ट किया है, लेकिन पेमेंट नहीं दिलाएँगे। किसी में इतना दम नहीं है कि किसी प्रोड्यूसर से आप पेमेंट दिला सको। आज वो किस वक़्त से गुज़र रहे हैं, वो सिर्फ़ वो जानते हैं। यहाँ पर रहना, स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल होता है। आज यहाँ इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच चलता है। आपको सबको पता है कि लड़कियाँ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, पता नहीं कौन-सी एक्टर कौन-से एक्टर के साथ जाकर सो रही है और अच्छे-अच्छे काम कर रही है। सारे पैप्स को सब कुछ पता होता है। पीछे-पीछे बातें करते हैं मगर सामने जाकर नहीं बोलते, क्योंकि ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं है। अगर कोई लड़की मी टू का केस करती है ना, तो लड़की बुरी है, एक्टर बुरा नहीं है। तो यहाँ पर हर इंसान को देखकर उसका इल्ज़ाम माना जाता है और उसके इल्ज़ाम को वेटेज दी जाती है। आज फॉर एग्ज़ाम्पल सलमान खान का हिट एंड रन केस हम सभी ने सुना। वो आज तक आज़ाद घूम रहे। एक आम आदमी होता तो हिट एंड रन केस में तुरंत पकड़ा जाता और आज जेल में होता। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स एक अलग लेवल की है। हर एक चीज़ अलग लेवल पर चलती है। वो बहुत बड़े-बड़े काम करते हैं, वो एनजीओ में उन्होंने बना रखी है, वो हर इंसान की हेल्प करते हैं। भैया तुमने हेल्प करनी थी, तो कुछ लोग आपकी गाड़ी के नीचे कुचले गए हैं, उनकी हेल्प करो। अगर सच बोलना इतना इतना आपको चुभता है, आज शिल्पा ने कहा कि मैंने ऐसी गलत कंप्लेन की थी, कभी सलमान सामने आकर अगर बोल दे कि भैया मेरे से भी ऐसी गलती हुई थी, तो फैन तो उनको सर पे बिठा लेंगे। लेकिन उनको पता है कि ये सच बोलने से शायद वो जेल जा सकते हैं। तो लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सच बोलते हैं यहाँ पर। सवाल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन समय नहीं है, तो हम इस इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक थैंक यू यू। सो मच लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसे एडिट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे ऑडियंस मुझसे सच एक्सपेक्ट करते हैं और मेरी ऑडियंस को पता है कि अगर मेरे से कोई भी सवाल पूछा जाए मैं सच बोल देती हूँ।